So let's get this started. We have Mr. Manoj Jamsutkar. Sir, welcome to Lok Sabha podcast. कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है इतना बिजी माहौल, चार रैलीज कैसे निकाल रहे हैं? फास्ट मूवमेंट हो रही है, पता नहीं चल रहा है, कभी सुबह होती कभी रात होती है। हिंदू लड़का है ये, मराठी लड़का अपने कौम को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इवन दो ये मुस्लिम मेजोरिटी है, इन्होंने भर भर के शिवसेना को प्यार दिया। यामिनी यादव जीते थे 2024 में, अरविंद सावंत जी को भी बहुत सपोर्ट दिया। हमने जिस पार्टी को वोट दिया था, हमारा आमदार हमारे वोट को लेकर दूसरे फैक्शन में चला गया, तो चोट खाएगा। आप कैसे अश्योर करोगे कि मैं अगर जीत कर आता हूँ तो मैं आपके वोट लेकर यहीं रहूंगा, मैं स्विच नहीं करूंगा? हाउ डू यू अश्योर दैट? देखो, एक चीज ऐसी है कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि जो भी हिंदू मुस्लिम या कोई जाति के अंदर बात करेगा उसके ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं ना, वो कभी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सर, लेस देन 50% बिल्डिंग्स जो हमारे वहाँ बनी है उनके पास ओसी नहीं है, सीसी नहीं है। सर, आप आएंगे तो आप ये करेंगे? श्योर सर, मैं पूरा कोशिश करूंगा सर। मुझे बहुत मुगलाई पसंद है। आपको इलेक्शन के टाइम तो नहीं है ना? मैं पहले से हूँ, जैसे आप लोगों ने दाल गोश्त आखनी बिरयानी खाया, वैसा मैं भी बचपन से दाल गोश्त बिरयानी आखनी खाया हूँ। बहुत अच्छा लगता था। फिर हम लोग कुरान खानी होती थी 4 बजे, तो हम लोग सब लोग चटाई बिछाते थे, आज कुरान खानी, तो मोहर्रम के अंदर कुरान खानी में बैठते थे। अच्छा वो कौन है? अच्छा, उसके नियाज में आज कही रहेगी, क्या बोलते हैं, अपना नान कट्टे रहेंगी। टोपी वगैरह पहन के बैठते थे हम लोग। माँ बाप काम पे जाते थे तो हम भाई बहन जितने, 2 बहन 2 भाई, हम लोग की परवरिश उनके हाथ में थी। मुस्लिम इंडिया ही बन गया था। हाँ हाँ, आवाम हमको चुन के देती है। तो मैं वोटर्स को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर नेता गलत है तो उसको सुधारने का काम हमारे वोटर्स का है। क्योंकि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि हम 5 साल चुन के देने के बाद काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, हम साहब बन गए, भाई बन गए, बहुत बड़े बॉस बन गए, तो वोटर्स को हल्के में लेते हो। तो प्लीज़ उसकी कोई भी भावना के आधार पे उसको खड़ा मत करो, या उसके लालच के अंदर या झूठे वादे के अंदर खड़ा मत करना। व्यूअर्स को आप बताओ, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा। जेन्युइनली मैं फर्स्ट टाइम ये दे रहा हूँ, तो है वो सच बताने में क्या। तो लोकसभा के चौथे एपिसोड या चौथे चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम सारे कैंडिडेट्स को कवर करें, लेकिन इलेक्शन के करीब हम लोगों ने प्लान किया, इसके लिए कैंडिडेट्स जो भी है उनकी टाइम का थोड़ा सा इशू है। बट अपना टाइम निकालते हुए भी आज हमने बाइकला की कॉन्स्टिट्यूएंसी से महाविकास अघाड़ी के और शिवसेना उबाठा के कैंडिडेट मिस्टर मनोज जामसुतकर को हमारे साथ लाया है, और आज हम उनसे थोड़ी सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हमारे पॉडकास्ट पे। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। वी हैव मिस्टर मनोज जामसुतकर। सर, वेलकम टू लोकसभा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है इतना बिजी माहौल, इतना प्रचार रैलीज, कैसे निकाल रहे हो आप टाइम अपना? काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रही है, पता नहीं चल रहा है, कभी सुबह होती कभी रात होती है। सुबह निकलते हम लोग तो प्रचार चालू हो जाता है, फिर दोपहर में 1 आध घंटे का ब्रेक होता है, फिर वापस शाम को चालू हो जाते हैं, फिर रात को 10 बजे प्रचार बंद हो जाता है। फिर ऑफिस के अंदर लोग मिलने आते हैं, उनके जुड़ना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं वगैरह, ये सब दिन भर चलते रहता है। पर सर, आपका ये मैं समझता हूँ 3rd इलेक्शन होगा ना, 1-2 को, तो अगर आप पिछले कॉर्पोरेटर के इलेक्शन का स्ट्रेस लो वर्सेस ये इलेक्शन, कितना फर्क है? हाँ है, स्ट्रेस तो है, क्योंकि ये असेंबली का इलेक्शन है, वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था। पहली बार जब मैं खड़ा था कॉर्पोरेशन में तो पहला इलेक्शन था, मेरे सामने कोई काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस वाले नेता थे। कौन थे सर? यशवंत यादव जी थे। हमारे दोस्त ही है वो, पर तभी इलेक्शन में आए एक दूसरे के सामने, तो मुझे उस वक्त इतना कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली यूनियन लीडर हूँ महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन का। जो हमारे फाउंडर है कैलाशवासी आमदार अन्ना साहब पाटिल, वो यूनियन में मैं पिछले 36 ईयर से काम कर रहा हूँ। और कभी राजनीति में आओ गए मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन यूनियन के काम करते करते जब भी मझगांव इलाके के या बाइकला इलाके के लोग मेरे पास आते थे कि सब हमारा ये CV है, बायोडाटा है, हमारे इतना हम पढ़े, हमको कहीं जॉब देखो, तो कहीं पे भी मैं कंपनियों में जाता था, मार्केट में जाता था, किसी वेयर हाउस में जाता था, तो वो बच्चों के मैं CV देता था, बायोडाटा देता था। तो लगभग 1700-1800 बच्चे आज तक बाइकला के अंदर के मैंने काम पे लगाया हूँ, उनके एजुकेशन के हिसाब से।
जो कम पढ़े उनको माथाड़ी में लगाया लोडिंग अनलोडिंग वर्क करने के लिए। तो अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को काम पे लगाया, और वो अलग अलग जाति धर्म के थे। और उस वक्त तो मेरे दिमाग में कोई पॉलिटिक्स का कुछ नहीं था, खाली इतना था कि मैं जिस कंपनी में जाता था उस मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता था, यार हमारे यहाँ का बच्चा है, इसको ज़्यादा जॉब का देखो। सर रिक्वेस्ट होता था कि थोड़ा अग्रेसिव? रिक्वेस्ट मैं मेरे लाइफ में कभी भी एग्रेसिव होकर कोई काम करता नहीं, क्योंकि अपना काम अच्छा है तो सामने वाला जो भी बंदा है वो अपने को रिस्पेक्ट देता है। तो ऐसे लड़कों को काम पे लगाया। तो जब पहली बार मैं खड़ा था तो मझगांव में ऐसा माहौल था ना कि सब पार्टी के लड़के मेरे साथ थे। तब पता चला करे इसके घर के ये पार्टी है, उसके घर के ये पार्टी है। तब तक मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कौन से किसका, क्योंकि मैं खुद भी कोई पार्टी का नहीं था। तो मेरे इलेक्शन में सभी पार्टी के लड़के लोग जुड़े हुए थे। उसके वजह से काफ़ी बार घर में झगड़े भी हो रहे थे उनके। किसी का भाई शिवसेना शाखा में था, किसी का कोई और मनसे केस में था, कोई कांग्रेस का, कोई किधर। तो घर वालों का प्रेशर भी वो बच्चों पे था कि अरे भाई तुम उनका क्यों काम कर रहे हो, हम ये पार्टी में, हम इधर है। लेकिन लड़के लोग बोलते थे कि साहब हमको जिसने जॉब पे लगाया, जिसने रोजी रोटी दी, हम वो साहब का काम करेंगे। और वही लड़के लोग ने मुझे बताया कि साहब अगर आप सिर्फ यूनियन में रहते हुए इतने लोगों का काम कर रहे हो तो कम से कम आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो और भी आवाम का काम अच्छा होगा। उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, नहीं तो मेरे दिमाग में कभी राजनीति वाला कोई चीज़ था ही नहीं। बट सर आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री डिफिकल्ट है अगर कोई नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जैसा आप आए क्योंकि आप माताड़ी के लिए काम करते रहे, बट अगर यूथ के लिए आप देख रहे हो कि आज कितना डिफिकल्ट है सर पॉलिटिक्स में एंट्री लेना नए लोगों के लिए? नहीं, एक तो है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ हर काम में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अपने काम में हम लोग सच्चाई से काम करते हैं और हमारी नीयत साफ है काम में, तो कोशिश में हमारा कंटिन्यू फॉलोअप है कोई काम में, तो ऊपर वाला हमेशा साथ में रहता है हमारे। सही है। आप एनविजन करते हो एक ऐसा माहौल जहाँ पे अभी पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर भागते हैं, ठीक है? अभी जैसा आपने बात की एम्प्लॉयमेंट की, मेरे को आना था उसके ऊपर, बट आपने बोला कि आपका एक नेचुरल कोर्स था, आपने प्लान नहीं किया। बट आपका मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, जितने लोग भागते हैं दूर? आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों को जल्द से जल्द कोई चीज़ समझती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, राजनीति के लोग कैसे हैं, क्या अच्छा काम करते क्या बुरा करते। क्योंकि राजनीति में आजकल ऐसा हो गया है कि लोग राजनीति की कोई भी पोस्ट हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, तो लोग वो चीज़ को ज़्यादातर लोग उसको कमर्शियल समझते कि एक इनकम करने का ज़रिया समझते हैं। और हमारे जैसे लोग तो आवाम की खिदमत करने का एक ज़रिया समझते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे तो जो फास्ट मूवमेंट होती है वो फास्ट मूवमेंट होगी, लोग और कुछ डेवलप अच्छा कुछ कर सकते हैं हमारे शहर के लिए, एरिया के लिए। थैंक यू सर, ये थॉट बहुत ज़रूरी था। अभी थोड़ा सा सर हम इलेक्शन की तरफ आते हैं। जैसे आपके दोस्त है यशवंत यादव, उनकी वाइफ कंटेस्ट करी और आपकी दोस्ती भी है, बट हम लोगों ने जब स्टडी कर रहे थे हमने देखा कि 2 बार ऐसे आया है सिचुएशन जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को फेस किया है। तो आप कैसे मेंटेन करते हो सर कि इलेक्शन है, हम आपके सामने खड़े हैं, बट अपने को ये पता है कि यार ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो हाउ डू यू मेंटेन इट, कैसे चलते नहीं, देखो क्या होता है कि जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हम लोग अपने अपने मुद्दे को लेके चलते हैं। पार्टी का एजेंडा होता है, साथ में हमने खुद ने क्या काम किया, आवाम की खिदमत कैसे की, हमने अब तक क्या काम किया, आगे क्या करने वाले, ये मुद्दों को लेके हम लोग चलते हैं। तो आवाम उस पर फैसला करती है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। वो हिसाब से 2 बार, पहली बार जब मैं खड़ा था तो मेरे दोस्त यशवंत यादव खड़े थे और वो काफ़ी 3-4 टर्म से या कुछ 4 टर्म से कुछ कॉर्पोरेटर थे। फिर बाद में वार्ड चेंजेस हुआ, पहली बार खड़ा था तब मझगांव नागपाड़ा इलाका था, फिर बाद में वार्ड चेंज हुआ तो नागपाड़ा इलाका पूरा जाके मझगांव का जो जे हॉस्पिटल से लेके सेलटैक्स तक का एरिया था वो एरिया जाके मुस्तफा बाजार तक हो गया। और लेडीज़ वार्ड हुआ था, कुछ हल्का वाड़ी बंदर का आया था। तो मेरी वाइफ हाउस वाइफ थी उस वक्त, तो कभी राजनीति में लाने का हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन आना पड़ा, लेडीज़ वार्ड हुआ। तो अब उस वक्त यामिनी यादव हमारी भाभी सामने थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने देखा कि ठीक है मनोज जामसुदकर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, और उन्होंने सोनम जामसुदकर को पसंद थी कि वहाँ से चुन के दिया। सर आप बहुत प्यार से टीका देते हो लेकिन मेरे दोस्त ने बोल के टीका दे रहे हो आप। लेकिन एक है ना कि हमेशा मेरा खुद का मानना ऐसा है, चाहे मेरा कोई भाई भी होगा कोई दोस्त भी होगा, एक है ना जब ऊपर वाला कोई चीज़ हमको एक आम आदमी से एक स्टेप ऊपर करता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो वो एक स्टेप जो ऊपर आते हैं ना हम लोग, तो उसका फ़ायदा या उसका जो ताकत जो हमको देता है ऊपर वाला, उसको आवाम को सुकून देने का काम होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है, न कि बल्कि एक स्टेप ज़्यादा बढ़ी तो आवाम को तकलीफ देने का काम होना चाहिए।
नहीं सही है सर। मैं ना जब भी आपका कैंडिडेसी अनाउंस हुआ ना, तो हम लोगों ने, मैं मेरी टीम बैठ के एनालाइज कर रहे थे और हम लोग ने समझा कि स्ट्रैटेजी क्यों थी, क्योंकि आपने 2 बार इनको डिफीट किया है। कितने कॉन्फिडेंट हो सर आप कि ये बार भी रिजल्ट मैं रिपीट कर दूंगा इनको? नहीं, क्या हो गया कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कुछ लगता नहीं कोई है, एकदम इजी है। क्योंकि पहली बार जब चुन के आया तब मैं नागपाड़ा हल्के से था, और उस वक्त भी नागपाड़ा के अंदर में जब इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था, तो जो अपोजिशन पार्टियाँ होती है ना कुछ बोलती है, अरे ये हिंदू लड़का है, ये मराठी लड़का अपने कौम को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, ऐसे काफ़ी चीज़ होते थे। फिर कहीं पे मैं कैंपेनिंग के लिए जाता था, तो पहले के पॉलिटिशियन लोग का जो एक्सपीरियंस रहता था उन लोगों को, आवाम को, वो गुस्सा हमारे पे आता था, अरे भाई अभी वोट मांगने हैं, बाद में 5 साल कोई शक्ल दिखाएगा नहीं। तो मैं उनको बोलता था कि मेरी शक्ल आप इतनी बार देखोगे कि आप परेशान हो जाओगे, अब मुझे जानने के लिए पहचानने के लिए आपको 5 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 2 4 6 महीने में मुझे अच्छे से पहचानोगे क्या हो। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्यार मुझे नागपाड़ा और मझगांव के आवाम ने दिया है, उसके बदौलत मैं आज यहाँ तक आया हूँ। और आज मुझे ये इलेक्शन में जब मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो जब मझगांव और मदनपुरा जैसे बाइकला ईस्ट और वेस्ट में जब जब जाता हूँ, तो महाराष्ट्रियन लोग भी बोलते कि नहीं साहब आपका काम अच्छा है, आप सब बहुत ग्राउंड लेवल के हो, तो आपको हमको यहाँ पे आप जैसे ही एमएलए चाहिए। मैं वेस्ट में जाता हूँ, तो मदनपुरा सांकली स्ट्रीट जगह पे या वाईएमसी की जगह पे, तो वहाँ पे हमारी मुस्लिम जो हमारे भाई बहन है वो बोलते हैं अरे मनोज भाई आपका नाम सुना है, कुछ लोग बोलते हैं आपका नाम सुना है, आपका काम अच्छा है आप यहाँ पे। कुछ लोग तो मेरे नागपाड़ा के लोग इधर शिफ्ट हुए हैं मदनपुरा में, तो वो लोग बोलते हैं अरे भाई अच्छे हुए आप इधर आए हो, हमको अच्छा लगा, तो आप वापस इधर हमारी सब काम करोगे। एक विश्वास जो है ना मनोज नाथ जामशेदकर नाम पे, और एक उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो एज ए सीएम करके उन्होंने कोरोना में जो काम किया था, और उस वक्त महाविकास आघाड़ी थी जो आज हम लोग लड़ रहे, मैं जो कैंडिडेट हूँ वो सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का नहीं हो तो महाविकास आघाड़ी का हूँ, जिसमें राहुल गांधी सोनिया जी की कांग्रेस है, शरद पवार साहब की हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, अबू आजमी साहब रईस भाई की हमारी समाजवादी है, आम आदमी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो एक सेकुलर लोग सब इकट्ठा आए एक तरफ, और एक तरफ आप देख रहे हो कि माहौल महाराष्ट्र और देश का बनने जा रहे हैं। एक तरफ आपके दोस्त है, हाँ वो दोस्त है, लेकिन उनकी पार्टियाँ जिस तरीके से काम कर रही है वो। बट सर अभी मैं एक तबके को रिप्रेजेंट करके उनका सवाल पूछता हूँ, ठीक है, और आपसे मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये पूछा है, ठीक है। मैं जब आ रहा था ना आपसे पॉडकास्ट करने के पहले, तो मैं मेरे एरिया में लोगों से बात कर रहा था। अगर आप देखें पिछले 2 इलेक्शंस जो बड़े हुए हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इवन दो ये मुस्लिम मेजोरिटी है, इन्होंने भर भर के शिवसेना को प्यार दिया। 2019 का असेंबली इलेक्शन देखेंगे, यामिनी यादव जीते थे। 2024 में अरविंद सावंत जी को भी बहुत सपोर्ट दिया। अब प्रॉब्लम क्या है सर कि कह रहे कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया था, हमारा हमदर्द हमारे वोट को लेकर दूसरे फैक्शन में चला गया, ठीक है, तो चोट खाए हुए, ऐसा एक तबके का मानना है। तो आप कैसे एश्योर करोगे कि अगर आप जीत कर आते हो, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जैसा राज ठाकरे साहब बोलते हैं कि वर्लपूल है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो आप कैसे एश्योर करोगे कि मैं अगर जीत कर आता हूं तो मैं आपके वोट लेकर यहीं रहूंगा, मैं स्विच नहीं करूंगा? हाउ डू यू एश्योर दैट? देखो एक चीज़ ऐसी है कि जिस तरीके का देश का माहौल हो रहा है, मैं एक देख रहा हूँ कि जो हर आदमी अपने नेचर के हिसाब से बर्ताव रखता है। मेरा खुद का नेचर है कि मैं कोई जाति धर्म को मानने वाला नहीं हूँ। सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि बचपन में मेरा मुस्लिमों के अंदर गया, इसलिए मेरी हिंदी थोड़ी सी ठीक है मराठी में। तो हाँ, तो क्या होता है कि जो चीज़ अपने को अपने जो नेचर में है वो चीज़ अपने को पसंद आती है, जो नहीं है वो नहीं आती है। तो एक तरफ हमारी जो महाविकास आघाड़ी है वो सभी जाति धर्म को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ है वो असमानता रखने वाले लोग हैं, ये धर्म का वो धर्म का। तो उधर कभी जाने का कभी सवाल आएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगता है कि सभी को साथ में लेके चलना, कि सब लोग साथ रहेंगे तो इस महाराष्ट्र का देश का अच्छा विकास कर सकते हैं। क्योंकि आपके आइडियोलॉजी के बारे में सर जितना मैं पढ़ रहा था, पहले स्टार्टिंग से शायद एनसीपी में थे, फिर कांग्रेस से थे, तो आपका एक सेक्युलर माइंडसेट आपका है ही। सर आते हैं अभी इलेक्शन के जो अपने मुद्दे हैं उसके ऊपर, आपके हिसाब से सर पिछले 5 साल में अगर आप एनालाइज करते हो, इस एरिया में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम नहीं हुए जो आपको पकड़ने है कि यार मैं अगर जीत कर आया तो ये 4-5 काम मेरे प्रायोरिटी में, मेरे को ये चेंज करना है? तो इस बाइकल्ला असेंबली के अंदर खास करके मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है जिनका रीडेवलपमेंट टाइम पे होना चाहिए जी। रीडेवलपमेंट आज नहीं तो कल होगा, बस उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर बिल्डिंगें गिरेंगी, कोई स्लैब गिरेगा, कुछ गिरेगा, फिर
किसी की जान या हानि हो सकती है, उसके बाद हम करेंगे उसका कोई मतलब नहीं। जब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि हमारे आँख के सामने की इतनी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, तो एक कोई लार्ज लेवल पे बड़ा एक क्लस्टर डेवलपमेंट का कुछ स्कीम होना आना चाहिए और वो इम्प्लीमेशन होने वाला चाहिए। कागज़ पे पेपर में होने वाला स्कीम नहीं चाहिए, हार्ड एंड फास्ट होने वाला स्कीम चाहिए, ताकि जो जूनी पुरानी बिल्डिंग्स है वो अगर सही तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट अगर होती है तो उसके साथ में 2-3 काम हो सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जूनी पुरानी बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं, तो लोग गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, रोड के ऊपर खड़ी करते हैं, तो उसके वजह से ट्रैफिक का मसला होता है। और दूसरी चीज़ है कि आज आबादी बढ़ रही है, तो जो पुराने रोड थे वो जिस तरीके से चौड़े होने चाहिए नहीं हो रहे, तो रीडेवलपमेंट अगर लार्ज लेवल पे होगा तो सेटबैक मिलने का रास्ता भी चौड़ा होगा, पार्किंग का मसला छूट जाएगा। जिसके जहाँ हम जाते हैं जूने पुराने बिल्डिंग में, तो वो किसी की जान जाने की या किसी की कुछ फाइनेंशियल हानि होने की जो तकलीफ हो सकती है वो नहीं हो सकती है। तो एक साथ में 3 चीज हो सकते हैं अच्छे से। सर इसके ऊपर ना मैं बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा था। एक पॉइंट है जो लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अगर एनसीजीएम का पढ़ोगे, 30% बिल्डिंग्स जो बाइकल्ला में है ये सारे उस रीडेवलपमेंट के स्टेट में आ गए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं ना, वो कभी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट अफोर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन 2034 का बीएमसी का प्लान है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग दे दिया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। मैं 9 to 5 में 1.5 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर नहीं सकता, गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बिल्डर्स काम कर नहीं रहे। सर लेस देन 50% बिल्डिंग्स जो हमारे वहाँ बनी है उनके पास ओसी नहीं है, सीसी नहीं है, तो हम लोग उस कंडीशन में रह नहीं रहे जो सेफ हो। ठीक है, आपने पार्किंग का भी मसला उठाया, ना ओसी है ना सीसी है ना पार्किंग है, हमारे पास पार्क्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास यही सारी चीज़ों के इशू है। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ में कोई ऐसा स्कीम लाएंगे कि हम लोग बिल्डर से पैसे तो कम नहीं करा सकते, बट कहीं गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन हो कि हम लोगों को उतनी सब्सिडी दिला सके, ऐसा कुछ प्लान है कि लोग अफोर्ड कर सकें? भविष्य में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाते हैं जी। तो जैसे लाड़की बहन योजना लाई या और कुछ लाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी योजना लाओ कि जिससे लोगों का, मेन बम्बई जैसे शहर में उसको घर बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर है, और अगर अफोर्डेबल प्राइस में कुछ स्कीम ला के किया जाएगा तो काफ़ी लोग उसके लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे और अपने अपने घर के लिए पहला सोचेंगे। सर हिंदुस्तान टाइम्स की ना एक रिपोर्ट आई थी सितंबर 2024 की। वो डेटा एनालाइज कर रहे हैं हमारे इलाके का, और वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जो यहाँ के 100 साल से रह रहे लोग हैं, फैमिलीज है, अब वो बड़ी हो रही है, रीडेवलपमेंट में अब नया घर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो बाइकल्ला के कोर लोग थे ना सर, वो छोड़ यहाँ से जा रहे हैं। हमारा कल्चर बाइकल्ला से जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को एक विजन आपकी तरफ से लगेगा। एक तो मेरा ये था। सेकेंड सर जो मेरे हिसाब से चैलेंज है हमारे एरिया में वो ये है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं आपका विजन समझना चाहता हूँ। क्योंकि कैसे है कि अगर मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊँ जिसकी फीस बहुत है, शायद मैं अफोर्ड कर सकूँ, मेरे साथ वाला कोई अफोर्ड नहीं कर सके। पब्लिक स्कूल का तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारी हालत खस्ता है। तो सर क्या विजन है, कैसे अपने गैप को ब्रिज करेंगे, आपको क्या तो क्या पिछली जब गवर्नमेंट अपनी थी तो आदित्य ठाकरे सब हमारे जो शिवसेना के नेता थे, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी उन्होंने वर्क किया था। ये बीच में राजनीतिक हालात ऐसे हो गए, नहीं तो अब तक और 2.5 साल अगर आदित्य साहब, उद्धव साहब को महाविकास आघाड़ी को मिलता था तो शायद स्कूलों में भी काफ़ी वर्चुअल क्लासेस आपने देखा होगा कि बीएमसी के अंदर वर्चुअल क्लासेस उन्होंने अच्छे से किए। जो बाहर पढ़ाई लोगों की होती है वो पढ़ाई हम बीएमसी के अंदर कैसे कर सकते हैं, इसलिए बीएमसी के स्कूलों में भी सीबीएसई बोर्ड की स्कूल का चालू हो गया है, आईसीएसई बोर्ड का चालू किया गया बीएमसी के अंदर। जिस तरीके से नए पैमाने के ऊपर बीएमसी की क्लासेस डेवलप किया जा रहा है, पढ़ाई डेवलप की जा रही, काफ़ी जैसा मुंबई पब्लिक स्कूल हमारे यहाँ पे है, वो बीएमसी के अंदर एक चालू किया। आज मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी बच्चों के लिए, यानी आम पब्लिक जो होती है, बेचारे हमारे कामगार भाई होते हैं, मजदूर जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना प्राइवेट, तो वो उनके बच्चों के लिए एक अच्छा आदित्य साहब ने एक चालू किया था बीएमसी के माध्यम से। तो उधर भी आज एडमिशन के लिए लाइन लगती है, तो हमारे पास आते हैं सब, इधर एडमिशन मिले। तो एक टाइम तक बीएमसी के स्कूल के अंदर लोग जाना नहीं चाहते थे, नहीं करते, लोगों को लगता है गरीबी का। अभी उसका जो स्टैंडर्ड जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से लोग वहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं। सर अपनी ये विजन को अगर आप जीतते हो तो उसको रेप्लिकेट अपने एरिया के स्कूल्स में लाने के लिए पूरी 100%, क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस कम करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइकल्ला इलाके में मेरे पास में 1-2 स्कूल है, उन्होंने
खुद होके हमको बोला कि हमको अगर बीएमसी की कोई स्कूल हो गया, कई जगह होगी, तो हम लोग फ्री में हमारा जो स्कूल है, यानी अच्छे स्कूल है, मैं नाम अभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो ICISI बोर्ड के स्कूल है, वो लोग बोलते हैं कि अगर हमको BM6 के जगह मिलेगी या कुछ होगा तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे। यानी ऐसे लोग भी तैयार है कि बच्चों को ICISI बोर्ड की एजुकेशन फ्री में देने के लिए तैयार है। बहुत वो फैंटास्टिक अगर काम हो रहा है। अपने हाथ से होता है और गवर्नमेंट अपना माँ विकास अघाड़ी का आता है, तो ये अच्छे से हम लोग कर सकते हैं बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली सर, एक विजन था सर। तीसरा मेरा जो पॉइंट था, अगेन हम स्टडी कर रहे थे सर, बाइकला की कॉन्स्टिट्यूंसी में ना इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप लोगों की देखेंगे ना, तो बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस पे अनऑर्गेनाइज बिजनेस बहुत बड़ा है। जैसे बैग्स के कारखाने आप ले लें, चप्पल के कारखाने ले लें, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला सेक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई यहाँ पर जीत कर आए तो उसका क्या विजन है कि यार मैं ये इंडस्ट्री को लेकर इसको एक प्लेटफॉर्म देके उसको उड़ाऊं और इसको बना के एक बड़े स्केल पे लेकर आऊं। आपका ऐसा कोई विजन या प्लान ये कहना कि आपने देखा होगा कि पिछले महीनों कई महीनों में या सालों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे थे, जैसे हमारी महाविकास आघाड़ी थी, तभी आदित्य साहब ने, उद्धव साहब ने मिलकर महाविकास आघाड़ी के लोगों ने बड़े बड़े धंधे यहाँ पे आ रहे थे, उसमें के काफ़ी धंधे जो बिजनेस है वो काफ़ी इन्होंने गुजरात की तरफ लेके गए। अगर ऐसे हमारे पास बड़े बड़े कंपनियाँ आती थी तो उनके माध्यम से जो लघु उद्योग है हमारे एरिया के अंदर, उनको बहुत सा बिजनेस मिलता था, उनको प्लेटफॉर्म मिलता था कि हाँ ये बड़ी कंपनी में हमें ये सप्लाई करना है, वो सप्लाई करना है। और आप तो खुद इससे जुड़े हुए था इंसान। तो एक अच्छा चीज़ था जो नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग हमारे यहाँ थे वो यहाँ से निकल गए। इसलिए हमारे महाराष्ट्र का, बम्बई का जो नौजवान हमारा साथी है, हमारी बहन जो पढ़ी लिखी है, उनकी जॉब उसके वजह से अनसिक्योर्ड भी हो गए, उनको जॉब नहीं मिल रहे। बच्चे पढ़ रहे, इंजीनियर हो रहे, MBA हो रहे, मास्टर डिग्री ले रहे, लेकिन पढ़ाई के बाद में उनको जॉब नहीं मिलता है। आज मेरे पास में कितने बच्चों के रिज्यूम्स है जो MBA किए हुए बच्चे हैं, इंजीनियर बच्चे हैं, हाँ उनको जॉब नहीं मिलता तो आके बोलते साहब कहीं पे भी 10,000 की क्लेरिकल का जॉब मिलेगा तो भी चलेगा। वो तो लेकिन फिर वो बहुत डिप्रेसिंग स्टेट है ना सर। यानी जो पढ़ाई करे वो पढ़ाई के सबसे उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि फैक्ट्री कारखाने इधर है नहीं, जो है आना चाहते हैं इनको ये लोग उठा के जो है BJP और मिंदे वाले उठा के इधर क्या और जगह लेके जाते हैं। बट सर जैसे आपने बोला ये तो बहुत लार्ज स्केल इशू है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इलाके में ना जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर हम उठाते हैं, और आपसे मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, अगर हम ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को थोड़ा सा पावर दे। और सर बाइकला एक ऐसा एरिया है, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, स्टार्टअप का बूम यहाँ आया ही नहीं, पूरे देश में फैल गया है। तो कुछ ऐसा प्लान है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से यंग बच्चों को जो बिजनेस करना चाहते हैं मैं इनको लाऊं कि यार चलो तुम्हें बिजनेस करना है, ऐसा कोई सही बात है, क्योंकि अगर उस तरीके का गवर्नमेंट हमारी आती है और मैं उसमें प्रपोज करता हूँ, गवर्नमेंट से सपोर्ट होता है, तो हमारे जो नौजवान बच्चे, जो काफ़ी बच्चे आज पढ़े लिखे, वो अपना स्टार्टअप का बिजनेस कर सकते हैं। भाई बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से बैंक्स है जो स्टार्टअप के लिए हेल्प भी करते हैं उनको। सर आप आएंगे तो आप ये करेंगे? श्योर सर, मैं पूरा कोशिश करूँगा सर। ये तो बहुत अच्छा कमिटमेंट आपने हमको दिया। सर थोड़ा सा सीरियस तो नहीं हो रहा ना आपको? नहीं, हाँ ठीक है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अरे सर घड़ी कहाँ, आप तो मशाल देखिए। अच्छा साथ में अभी तो तुतारी है ना सर? हो गई। हाँ सर, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर मतलब आपका क्या विचार है? क्योंकि हमारे यहाँ पे JJ नायर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है, लेकिन लैब्स है सर। ऐसा नहीं कि 100% बंदे का इलाज यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेवल तक हमको सुविधाएं हैं, लेकिन टू एन एक्सटेंट जो अच्छी चीज़ें हम लोगों को बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में मिलती है वहाँ हम लोग सफ़र करते हैं। तो उसके लिए आपका क्या विजन है कि क्या? तो ये चीज़ सही आपने बताया, क्योंकि अब जो हॉस्पिटल्स हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, BMC के, वहाँ पे हर टेस्ट बाहर करने के लिए भेजा जाता है और कई दवाएं भी सब बाहर से लानी पड़ती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रैकेट भी है। कभी कभी हमको ऐसा शक होता है कि यार गवर्नमेंट पे इतना पैसा और सब्सिडीज देती है तो जाता कहाँ है? तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीपली इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक हमारा आम आदमी या मजदूर भाई या कोई जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो डॉक्टर चेक वगैरह करते बोलते हैं यहाँ ये इतना टेस्ट बाहर करो, इतनी दवाई बाहर से लो। वो कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से करेगा? तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है 5 लाख की योजना, 10 लाख की योजना, अरे योजना करने से वो योजना में ये सब करो ना आप, ये सब टेस्ट यहीं पे हो गए, सब दवाई यहीं पे मिलेगी, ऐसी कोई योजना लाओ ना।
वो स्कीम लाओगे तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं और है। सर योजना तो होता भी है कि आवाम तक तो योजना बहुत टाइम तक पहुंच भी नहीं पाती, लोगों को अवेयर ही नहीं होता कि यार ये योजना सही हमारे है, लिए सही है। है, सही है। सर बहुत सारे सेंटर्स में मैं देख रहा हूँ और मैं मुंबई में ही बात करूँगा, शिवसेना की स्पेशलिटी रही है कि ये लोगों ने स्टडी सेंटर हुआ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हुआ, बाइकला में वो मिसिंग है टू एन एक्सटेंट। अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथ AIMM के भी कैंडिडेट थे, रईस शेख भी थे, और हमने सबको एक कॉमन सवाल ये पूछा है कि ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, स्टडी सेंटर हो, इसको लेके आपके क्या प्लान्स है अगर आप जीत कर आते हो? देखो ये सही बात है कि जो चीज़ हमारे बाइकल्ला में नहीं है और वो ज़रूरी है हमारे नौजवान भाइयों को बहनों के लिए, तो उसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि वो अब कल के हमारे भविष्य हमारे देश के। और सिंसियरली मैं बोलता हूँ कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो ये चीज़ पे मैं गौर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है या BMC की जगह है, तो ये चीज़ का जगह का इस्तेमाल वहाँ पे हम लोग अच्छे काम के लिए करेंगे, तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत गिरेगी। तो पार्किंग के लिए हम लोग कैसे पार्किंग को सॉल्व पार्किंग करेंगे का सर? देखो, अभी ये कह के पार्किंग का गवर्नमेंट ने फलाना परसेंटेज के हिसाब से हर नया इसमें चले, हम देख रहे हैं कि पार्किंग जोन अलग अलग बिल्डिंग में बना रहे, तो वर्टिकल लेकिन FSI होता बोली है थी ना। वहाँ होता क्या है कि मेरा घर यहाँ पे है और मुझे पार्किंग अगर बाइकल्ला क्लियर रोड पे जाके करना है, तो मैं काम से आने के बाद मैं कहाँ पार्किंग करने क्लियर रोड पे जाऊँ? ठीक तो लंबा डिस्टेंस है, तो वो जो है पार्किंग जोन जो बना रही हम लोग स्कीम के हिसाब से, वो उसकी जो ये फिगर है वो बढ़ना चाहिए। जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना लोगों के अपने घर के पास में कहीं ना कहीं पार्किंग की उपलब्धता होगी। सर लेकिन आपको नहीं लगता जो बिल्डर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप मेरी बिल्डिंग रीडेवलप कर रहे हैं और आपको वर्टिकल FSI गवर्नमेंट ने अप्रूव करके दी है, तो आप मेरा जो अलॉटेड स्पेस एटलीस्ट मेरे को वो तो दे दो, क्योंकि आप फायर ब्रिगेड जाने का इशू हो जाता है, गलियों में हम नहीं जा सकते, एम्बुलेंस आ नहीं सकती, कभी कोई इमरजेंसी हो गया तो हम लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो ये एक इशू था हमारे पास में। तो सर ये तो मुद्दे हो गए एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। एक ट्रैफिक के ऊपर आपने बात करी थी, ठीक है, और आपने बोला कि हम लोग रोड वाइडनिंग का काम है। सर कैसा सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रैफिक को, क्योंकि क्रॉफर्ड मार्केट का ट्रैफिक है हमारे वहाँ से होते हुए जाता है, ठीक है, ट्रांजिट एरिया BMC बोलती है हमारे इलाके को, वहाँ से लोअर परेल का इलाका भी, हम लोग बीच में सब जगह से। सो हाउ डू यू थिंक हम लोग कैसे ट्रैफिक को सॉल्व कर पाएंगे अपने इलाके में? एक है कि जैसा जैसा डेवलपमेंट अपना चालू हो जाएगा हर एक बिल्डिंग का, तो सेटबैक होता है उसके लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चौड़े, जैसा आप देखो फॉर एग्जांपल हैंकॉक ब्रिज हमारे यहाँ बन रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ बिल्डिंग जी रीडेवलपमेंट के लिए रुकी हुई है, कुछ माड़ा किसी को शिफ्ट करने के लिए बैठी है, तो वो सब जिस दिन पूरा होगा काम, तो ऑटोमेटिकली आज हैंकॉक ब्रिज जैसा ब्रिज भी अधूरा बना, एक तरफ ही बना है, डबल जो होने वाला है वो नहीं हुआ है, तो ये जिस दिन बनेगा उस दिन तो ट्रैफिक मूवमेंट फास्ट होने वाली है, तो ये ऐसे कनेक्टिविटी वो होने वाली है उस वक्त। सर अगर आप जीत के आते हो तो असेंबली में आपको बार बार बाइकल्ला करना पड़ेगा 200%। नहीं, क्योंकि सर अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको सपोर्ट, स्पेशली मैं हिंदू मुस्लिम करने में बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन करना भी नहीं चाहिए हमको कहीं पे। नहीं, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि फिर आदमी खुद को अपीज कराना चाहता है, ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ मौके की नज़ाकत भी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट ऑफ लेट हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि आप बाइकल्ला में नहीं दिख रहे थे, मदनपुरा में एटलीस्ट, फिर जब आप आए तो आपको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लोग आपके साथ में हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है कि यार मैं आया, इन लोगों ने मेरे को प्यार दिया? व्हाट इज योर फीलिंग अराउंड दिस? मैं आपको पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मदनपुरे में दिखा नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। नहीं, मैं इलेक्शन के दौरान बोल रहा हूँ सर। इलेक्शन मैं जब BMC में पहली बार चुन के आया था जी, तो 14-15 उसमें 2-3 साल के बाद में मैं बाइकल्ला का ई वार्ड के अंदर प्रभाग समिति चेयरमैन था, ABE वार्ड का। तो मैं जब नीचे ई वार्ड में बैठा था चेयरमैन के कैबिन में, तो काफ़ी मदनपुरे के लोग मेरे पास आवाम आती थी, और ख़ास करके मेरे नागपाड़ा की आवाम के रिश्तेदार पहचान वाले बहुत आते थे कि साहब ये हमारे इधर मदनपुरे के लोग हैं, हमारे YMC के लोग हैं, इनके ये काम है। तो मैंने उनसे काफ़ी उस वक्त काम किया था, और उसके ताल्लुकात में काफ़ी बार मेरा वहाँ पे विजिट भी हुआ था, BMC के आदि ऑफिसर्स को लेके मैंने विजिट भी किया था, वहाँ पे जो काम कंप्लेंट्स आते थे वो अटेंड करता था, तो वो ताल्लुका तो थे मेरे। अब बाकी सुख दुख में तो आना जाना होता है, ये मदनपुरा हो या नागपुरा हो तो चलते रहेगा अपनी ज़िंदगी में। सही है सर। आपने अभी बताया कि हिंदू मुस्लिम में मैं गौर करता नहीं, ऐसा मैं तो बोलता हूँ कि हर पॉलिटिकल आदमी को इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि जो भी हिंदू मुस्लिम या कोई जाति के अंदर बात करेगा उसके ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए। मैं आप विकास के ऊपर बात करो, पब्लिक को जो चीज चाहिए उसके ऊपर बात करो,
ये चीज को लेके आप कोई बात करना मैं आपसे एक बात कहूँ सर, मैं ऐसा इंडिया इन्विजन करता हूँ जहाँ पर अगर कोई मेरा कैंडिडेट खड़ा है, मेरे को जानना ही नहीं है कि ये एथिस्ट है या ये हिंदू है या ये मुसलमान है, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है और मेरे इलाके के लिए क्या काम करेगा। और वो पॉलिटिक्स मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर यूथ का एंट्री नहीं होगा तो वो पॉलिटिक्स हम लोग नहीं जा नहीं पाएंगे। स्पेशली मुंबई जैसे शहर में 2024 में भी आज हम लोग हिंदू मुस्लिम और मतलब बहुत बुरा मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी हम लोग रोड के डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि शायद हम लोगों का काम वैसे हुए नहीं। सर माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है और मैं आपको माहौल को लाइट करे बिना जाने दे सकता नहीं। आप अपनी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो सर? गाने सुनना होता है, लोगों की अलग अलग हॉबी होती है। व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट डू यू लाइक टू डू? जनरली मुझे फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। संडे के दिन अगर कोई सुबह के टाइम में दोपहर के पहले कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर मेरी हॉबी कुछ चालू होती है। तो क्या होती है, तो घर में पेपर जितने होते हैं फाइलें वो निकालता हूँ, कौन सी फाइल का काम पूरा हो गया उसको बाजू में निकालो, उसको बाजू में रखो, वो मेरा हॉबी हो जाता है बाद में जो काम हो गया। बट सर फैमिली को तो देना पड़ता है। फैमिली को वक्त देना पड़ता है। पहले होता था, अभी क्या हो गया, फैमिली भी साथ में पॉलिटिक्स में जुड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं। आखिर इंसान है, थोड़ी सी थकान आती है तो लगता है थोड़ा माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। तो कभी वक्त मिलता है तो टीवी पे न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई कॉमेडी कोई सीरियल होगी वो थोड़े देख लेते हैं। और कभी कभार 2-3 महीने में एक आधा पिक्चर वगैरह के लिए जाते हैं। कौन आपका फेवरेट हीरो कौन है सर? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या है, सब अच्छे हैं। सलमान खान है, अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार के पिक्चर काफी देश के ऊपर होते हैं तो देखने के लिए अच्छा लगता है। तो सर फ्लॉप हो रहे हो उनके पिक्चर? नहीं, कभी कभी कुछ पिक्चर की स्टोरीज, मुझे देशभक्ति के ऊपर की जो चीजें होते हैं, हमारे जो सैनिक है बाहर देश के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर हमारे देश के लिए कितना कुर्बानी देते हैं, कैसे लड़ते हैं, वो देखने के बाद लगता है कि हम लोग कितने सुकून से बम्बई में जी रहे हैं। उधर वो हमारे लिए 24 घंटा अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए तैनात होती है। हमारी कोई रॉ की टीम होती है, कोई ऐसे जो सेंट्रल एजेंसीज है, वो लोग कहीं दूसरे देश में जाके अपनी फैमिली को छोड़ के किस तरीके का अपने देश के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कोई पिक्चर्स आते हैं तो देखने के लिए अच्छा लगता है कि हम लोग सुकून से, बिकॉज इनके लिए हम शांति से आराम से। ये मूवी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मेरा तो ये विजन है कि मैं चाहता हूँ कि जिस इलाके से मैं आता हूँ, जैसे मदनपुरा से, मैं चाहता हूँ कि 10 बच्चे एटलीस्ट आने लगे, या मेरे मरने से पहले 10 बच्चे मैं आर्मी में या IAS ऑफिसर देख लूँ, या 10 बच्चे नेवी में मैं देख लूँ। ये मेरा लेजिट पर्सनल विजन है। और जो भी यहाँ से जीत कर है, हम लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक पाथवे हम लोगों के लिए बना। सर आपको देशभक्ति की मूवीज पसंद है? आप बॉर्डर 2 आने वाली है, आपने सुना उसके बाद? बॉर्डर देखिए, एक्साइटेड हो आप देखने के लिए? देखूंगा। हमारे जो है जो आर्मी वाले हैं वो बाहर बॉर्डर लाइन पे है, काम करे, तो हम लोग अंदर बैठ के काम करें, वो बॉर्डर लाइन पे जाके जान की रिस्क लेके काम करें। तो फक्र होता है हमको उनके बारे में सोच के, उनकी फैमिली को देख के, यार देखो कैसे ये लोग कर रहे हैं सब देश के लिए। सही है सर। मूवीज के अलावा आपको और क्या क्या मतलब शौक है? आप कभी कभार होटल्स में फैमिली के साथ जाके खाना खाना। किस तरीके का खाना आपका फेवरेट है सर? लाइक व्हाट डू यू लाइक? जैसे मुझको मुगलाई बहुत पसंद है। मुझे बहुत मुगलाई पसंद है। आपको ये इलेक्शन के टाइम तो नहीं है ना? मैं पहले से हूँ, मुगलाई मुझे पहले से पसंद है क्योंकि मैं बचपन में जहाँ पे रहता था मझगांव तारवाड़ी में, तो हमारे 16 बिल्डिंग है BIT चार में, तो हर फ्लोर पे 20 रूम थे। 20 रूम पे ग्राउंड +3 की बिल्डिंग BIT चार की, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 20 रूम में से 2 मराठी थे, जिसमें एक मैं था और एक दूसरे थे, और 2 गुजराती थे, एक कैथलिक था, 2 कैथलिक थे। बाकी के जो 14 रूम थे वो सब कोकनी मुस्लिम थे, राजापुर, जैतापुर, रत्नागिरी। और मैं चिपलून का हूँ, मेरी वाइफ दापोली की है। तो बचपन में ऐसा होता था कि मम्मी डैडी BMC में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिपाही करके काम पे थे, तो सुबह काम पे जाते थे, शाम को घर आते थे। तो इसके दौरान सुबह निकलते थे घर से तो घर को ताला मारते थे, चाबी सामने देते थे। जो मेरे 16 मुस्लिम भाई हुए उनके पास में चाबी देते थे, और फिर हमारा जो भी किताब बुक का दफ्तर रहता था वो उनके पास, हमारे घर के कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म उनके पास, फिर चाबी भी घर की उनके पास। फिर घर में उधर हमको हमारे मुस्लिम जो घर थे वो वहाँ पे हम लोग घर में बैठ के हमको फिर चाय नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, उन्होंने खाना भी खिलाया मुझे। तो फिर बाद में दोपहर में स्कूल में तारवाड़ी की BMC स्कूल में छोड़ने जाते थे। तो फिर दोपहर में शाम में हम आते थे, तो फिर मम्मी डैडी जब घर आते थे, माँ बाप, तो जब दरवाजा खोलता था तो सब हम लोग के किताब से लेके घर में छोड़ते थे। यानी बचपन से मैं, जैसे आप लोगों ने दाल गोश्त आखनी बिरयानी खाया, वैसा मैं भी बचपन से दाल गोश्त बिरयानी आखनी खाया हूँ।
बहुत अच्छा लगता था। फिर हम लोग कुरान खानी होती थी अरे चालीस वाह। दिन, तो हम लोग सब लोग चटाई बिछाते थे, आज कुरान खानी, तो मोहर्रम के अंदर कुरान खानी में बैठते थे। तो आज किसकी कुरान खानी, तो फलाना, अरे यार वो कंजूस है, वो बूंदी खिलाएगा जो हम लोग। अच्छा वो कौन है, अच्छा उसके नियाज में आज कही रहेगी, क्या बोलते हैं अपना, नान कट्टे रहेंगी। तो एक बहुत मजा, टोपी वगैरह पहन के बैठते थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता था। तालीम में भी बैठते, तालीम में भी हम लोग जो छोटे थे ना, तो अपना मजा करते थे सब। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने कहा कि आज की तारीख में ये तालीम में किसकी शादी होती थी, तो डेकोरेशन का काम डेकोरेशन, बट मंडवा बांधने का काम हम बच्चे लोग ही करते थे। हाँ। तो मंडवे में फिर खेलने की गोटी रस्सी, तो हम लोग मंडवा बांधते थे। फिर जिसके घर में शादी है वो उसका एक फिक्स था, एक रूल्स था हमारे चाली में, कि जिसके घर की शादी है मंडवा, जो बच्चे लोग बांधेंगे उनके लिए फिर जे की जिलेबी और मालपुआ लाने का। सही। तो वहाँ से जे की जिलेबी मालपुआ, तो ये बचपन से हम लोग सब करते आए। तो बहुत अच्छा लगता था। हल्दी मेहंदी में, शादी में भी रात में ढोल विल बजा के गाना बीना चलता था, तो एक अच्छा माहौल रहता था। तो बचपन से सब चीज़ मैंने देखा है। और मेरी बचपन से परवरिश, मेरे जो आजू बाजू में थे, माँ बाप काम पे जाते थे, तो हम भाई बहन जितने, 2 बहन 2 भाई, हम लोग की परवरिश उनके हाथ में ही थी। मुस्लिम भाई लिटिल थे। इंडिया ही बन गया था हाँ basically। हाँ। और आज भी मेरी जो मुँह बोले बहन है, वो आज भी, अभी बम्बई आ गई, लेकिन जब गाँव में थी, शादी होके गई थी, तो वो जैतापुर से मेरे यहाँ रक्षाबंधन भाईदूज के लिए आती थी। अभी बम्बई में अंधेरे में रहती है, Okay। तो वो बराबर टाइम पे आएंगी। रक्षा एक दिन पहले पूछेंगे, भाई क्या है, कभी कितना बजे मिलेगा, तो क्या है, तो ये सब पूछने का। घर में अगर कुछ है भी उसका प्रॉब्लम, शादी हुई, 2 बच्चे, 2 लड़कियाँ, तो कुछ प्रॉब्लम भी आता है, तो सगे भाई को बाद में फ़ोन करके पहले मुझे फ़ोन करेंगे, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत, जो भी अपने कार्यकर्ता बम्बई में सब है, मेरे माथाड़ी में तो सब है, तो किधर भी उनको लड़के को बोलो, जाओ दे मेरी सिस्टर के पास, उसको ये तकलीफ हो जाता है, ये करके दो, करके दो। तो एक इतना रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ है सब चीज़। सर आज एक अलग साइड आपका निकल के आया है। जैसे हम लोग बहुत टाइम से ना इंटरव्यूज में देख रहे थे, वो कंटिन्यूस चल रहा था कि नहीं इलेक्शन लड़ना, बट आज आपने जो बोला है, एक बहुत अलग साइड आपका निकल के आया है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा कि आपका ये साइड सुन के। सर आखिरी के 2-3 सवाल मैं पूछ के आपको आपके टाइम की वो रिस्पेक्ट करूंगा। सर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के अलावा कौन सा ऐसा एक नेता आपको लगता है कि यार ये बंदा जो बात करता ना, मेरे को इसके बात करने का तरीका या इसका काम बहुत पसंद है? शिवसेना से नहीं, मुझे पता आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे का नाम लेंगे, अपनी पार्टी के अलावा होता है ना, अपने कंटेम्प्रेरीज को भी लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी बात करते हैं। आपको ऐसा कौन लगता है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपकी पार्टी के अलावा कि आपको लगता है कि बात भी अच्छी करता है, काम भी अच्छा करता है, आदमी सही है, ऐसा कोई है? मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया नहीं ज़्यादा करके। अरे सर कोई तो होगा कि आप देखते रहोगे यार। चलो चलो महाविकास अघाड़ी पे बोल दो आपके हिसाब से। राहुल गांधी जी को अभी देख रहा, जिस तरीके से उन्होंने Resurgence हुआ। जनसंघ यात्रा की, उन्होंने जब जिस तरीके से मुद्दे ला रहे कि हमारी देश का जो राजनीति का माहौल चल रहा है, उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति चला रही है, और वो अदृश्य शक्ति कोई सब खेल खेल रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की अदृश्य शक्ति अगर सचमुच है और वो सब कर रही है, तो आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नहीं एब्सोल्युटली, जो रिसर्जेंस राहुल गांधी का हम लोगों ने देखा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो मीम बन गए थे, और फिर जिस तरीके से रिटर्न आए, इवन महाराष्ट्र की भी अगर आप पॉलिटिक्स में देखें सर, जैसे मैं देखता था कि अग्रेसिव पॉलिटिशियंस जो होते थे वो यूजुअली शिवसेना के रिजर्व में होते थे, लेकिन आज कांग्रेस में आप नाना पटोले साहब को देखिए, डॉक्टर यशोमती ठाकुर है, मतलब फायर ब्रांड ये लोग आप लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आई थिंक वी आर एट द लास्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। हम लोग ने बहुत रैपिड करने की कोशिश की है। आप अपने कंटेम्प्रेरीज जो आपके जो मेन चैलेंजेस यहाँ पे है, एक है यामिनी यादव जी और एक है फयाज अहमद साहब, इन दोनों के कैसे आप देखते हैं इन दोनों को, अगर आप अपने कंपटीशन में रख के देखते हैं? एनीथिंग दैट यू थिंक अबाउट दैट? देखो, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जब आवाम हमको चुन के देती है, तो पहले दिन से काम करना चालू करो, ये मेरी सोच है। न कि बल्कि इलेक्शन आने के बाद तुम 1 महीना पहले जाओगे, 2 महीना पहले जाओगे, फिर अलग अलग लालच देके कुछ करोगे, या फिर अलग अलग तुम उनको भावनाओं में लेने के लिए देखोगे। भावनाओं का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलता है, लालच का भी दिन ज़्यादा देर नहीं चलता। पहले दिन से काम करो। जब आवाम तुम्हारे पास में कुछ तकलीफ लेके आती है, तो उसको तुरंत अब मिलना चाहिए। अब अगर ऑफिस में हो, घर में हो, तो इमीडिएट मिलो, नहीं है तो बात नहीं है, बट उसको 3-3, 4-4 घंटा बिठाना, उसको भी बाद में कोई मैसेज अंदर से आना कि नहीं तबीयत ठीक नहीं, अभी नहीं मिल सकती है। ऐसा कौन कर रहा है? अब समझ सकते हो। दूसरी चीज़ मैं अपने दोनों के बारे में बोला, तो दोनों में से कोई होगा,
फिर कोई तीसरा चौथा आदमी है जो उनके लिए फायदे का फट से अंदर जाता है, तो बाहर बैठा हुआ जो बेचारा इंसान है वो सोचता है मैं 4 घंटे से बैठा हूँ, मेरे को तो वेट कर रहे हैं और बाकी तो फटाक से अंदर जा रहे, बाहर भी झट से आ रहे, तो तब इंसान को लगता है कि यार हमने जिनको चुन के दिया। दूसरी चीज़ होती है कि हम वोट मांगने जाते हैं, तो आवाम को डराओ मत आप, आवाम को डराओ मत। अभी जिस तरीके से मैं इलेक्शन में घूम रहा हूँ, मैं अभी दारूखाना में भी अभी जाके आया, तो आवाम बोल रही थी कि साहब हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तुम हमको वोट दो नहीं तो तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे, पानी तोड़ा जाएगा, लाइट तोड़ा जाएगा। तो आवाम को क्या ऐसा लगता है कि हम इसके लिए इनको चुन के दे रहे हैं क्या? आप काम करो ना 5 साल, 5 साल काम करो, आप आवाम के पास नहीं भी जाओगे तो आपको चुन के देना चाहिए, ऐसा काम करो। तुम डरा धमका के ज्यादा दिन नहीं कर सकते ना ऐसा। कौन डरा रहा है सर ये? आप समझ सकते हो। अच्छा आप कौन डरा रहा है, आपको आने वाले 20 तारीख को चुनाव के बाद में रिजल्ट में पता चलेगा। ठीक है सर, लास्ट सवाल आपके लिए, मैं 2 मिनट आपको देना चाहता हूँ या 1 मिनट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो जिससे आप लड़, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो इलेक्शंस के आने वाले दिन के पहले, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने वोटर्स को सामने कैमरे में देख के? मैं वोटर्स को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनरल बात कर रहा हूँ, कोई पार्टी के हिसाब से नहीं, कोई कैंडिडेट के हिसाब से नहीं, वोटर्स इतना सख्त होना चाहिए कि जब तक अभी राजनीति में लोग बोलते हैं कि नेता लोग ऐसे है वैसे है, ये है वो है, तो मैं वोटर्स को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर नेता गलत है तो उसको सुधारने का काम हमारे वोटर्स का है, क्योंकि जब तक वोटर्स सही नहीं होगा तब तक वो नेता भी सही नहीं होंगे। क्योंकि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि हम 5 साल चुन के देने के बाद काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, हम साहब बन गए, भाई बन गए, बहुत बड़े बॉस बन गए, तो वोटर्स को हल्के में लेते हो, किधर जाएगा, उसके कोई तो दुखती नस दबाएंगे, या उसको कुछ नहीं हुआ तो कुछ लालच दे के हम कुछ कर सकते हैं, या भावना के आधार पर कर सकते हैं। ऐसे जो सोच वाले नेता है उनको सही सबक सिखाने का काम अगर कोई कर सकते हैं तो आवाम कर सकती है, वोटर्स कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी खड़े होने वाले जो नेता लोग हैं, लोक प्रतिनिधि है, कैंडिडेट है, वो खड़े होते हैं, तब वोटर्स ने एक देखना चाहिए कि जो भी 5, 8, 10, 12 लोग हैं, उनके लिए उन्होंने अगर आपको पहले चुन के दिया है तो चुन के देने के बाद आपने उन्होंने आपके साथ बर्ताव कैसा रखा, आप जब उनके पास गए तो किस तरीके से मिले, कितना घंटा बिठा के रखा, मिला नहीं मिले, या कितने जल्दी मिले, मिलने के बाद आपकी तकलीफें जो थी वो उन्होंने ठीक से सुन ली या नहीं सुन ली, सुनने के बाद उन्होंने एक्शन क्या किया, आपकी जो तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश क्या किया, ये सब चीज़ आप देखना चाहिए। अच्छा, चुन के आने के बाद उन्होंने आपकी खिदमत की या आपको तकलीफ देने का काम किया, ये सब चीज़ आप देखना चाहिए। उसके बाद वो नेता जाति धर्म के ऊपर राजनीति करने वाला है क्या? मैं तो बोलूँगा ऐसा नेता होगा तो उसको वोट ही मत दो, क्योंकि ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक ये सब चलते रहेगा। आप इतना ही देखो कि जो कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आए वो वोट मांगते हैं आपके पास, तो आप उनको देखो कि आपका उसके बारे में एक्सपीरियंस क्या रहा। अब गलत एक्सपीरियंस रहा तो प्लीज़ उसकी कोई भी भावना के आधार पे उसको खड़ा मत करो, या उसके लालच के अंदर या झूठे वादे के अंदर खड़ा मत करना। उसकी छवि क्या है, उसके ऊपर क्रिमिनल कुछ है क्या, ऑफेंसेस है क्या, उन्होंने क्या गंदा काम किया है क्या, उनकी कहीं इंक्वायरी चालू है क्या गलत काम के वजह से, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप फिर भी ऐसे लोगों को वोट दोगे तो इसका मतलब वो गलत काम में आप भी शामिल हो, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हो वापिस आके। तो मैं चाहता हूँ कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हमारा नेता जब तक आवाम की खिदमत वाला और सही काम करने वाला नहीं होगा, और आवाम अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगी तो फिर ऐसे ही गंदे नेता राजनीति में रहेंगे। मैं चाहता हूँ सचमुच अगर अच्छे नेता आना है हमारे पास में, अच्छे नेता खिदमत करने के लिए होने चाहिए, भविष्य के लिए होने चाहिए, तो उनकी छवि देख के उधर आप वोट दबाई, बटन दबाई, ऐसे में कहूँगा। थैंक यू सर, बहुत इंस्पायरिंग स्पीच था ये। कैसा लगा सर आपको? मतलब मेरे व्यूअर्स को आप बता दो, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बताइए कैसा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जेन्युइनली मैं फर्स्ट टाइम ये दे रहा हूँ, जो है वो सच बताने में क्या है। मैंने ठीक है मीडिया पूछती है तभी एक अलग होता है, कहीं पे भी रैली वैली में, लेकिन पॉडकास्ट का मैं फर्स्ट टाइम एक कर रहा हूँ। और आपको कैसा लगा मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ? मैं तो 1 घंटा कर लूँ सर, फिर आपके वहाँ पे टीम मेरे को बोलेगी क्या करें, तो भी 45 मिनट्स हो गए, आधे ले लिया क्या? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो खत्म करते हैं। दिस वाज मनोज जामशेदकर सर, ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम बायकल्ला 184 कॉन्स्टिट्यूएंसी। We will meet you again with another series with more influential people, amazing stories. But until then, thanks a lot and goodbye. Thank you. Cool.